Hello students, next topic is factor affecting electrical resistivity. Consider L is the length and area of cross section A of the conductor. Let N be the number of electrons per unit volume in the conductor. If E be the electric field is applied across the two ends of the conductor, then ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन एज। जब हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे दोनों एंड्स पर कंडक्टर के, तो उस टाइम पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी Vd इज इक्वल टू में ई टॉर्क अपॉन में m। The current flowing through the conductor due to drift velocity of the electron is given as। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की तो उस टाइम पर करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू में एन ई ए वी डी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है मीन्स वी डी की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू में एन ई ए इंटू में ई टॉर्क अपॉन में m। और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास रिलेशन आएगा I इज इक्वल टू में एन ई स्केयर ए ई टॉर्क अपॉन m। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। इफ़ V is the potential difference applied across the two ends of the conductor, then जब हम potential difference अप्लाई करेंगे ends of the conductor तो उस टाइम पर हमारे पास E की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू में V अपॉन में L। इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। जो इक्वेशन नंबर 4 है E की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में, और हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से I इज इक्वल टू में एन ए ई स्केयर वी टॉर्क अपॉन में एम एल। और यहाँ से इस रिलेशन से क्या करेंगे, हम आई को राइट साइड ले जाएंगे, वी अपॉन आई हो जाएगा यहाँ से, और बाकी टर्म हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा वी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन में एन ई स्केयर टॉर्क ए। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन आई किसके इक्वल होता है? R के इक्वल। और लास्ट रिलेशन में हमारे पास V अपॉन में I, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे R। तो R इज इक्वल टू में M अपॉन में एन ई के टॉर्क इंटू में L अपॉन में A। लास्ट रिलेशन को हम इस तरह से नोट कर लेंगे। हमारे पास ये वैल्यू कांस्टेंट है M अपॉन में एन ई के टॉर्क एंड इट इज़ इक्वल टू रजिस्टिविटी, और इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे रो। तो R इज इक्वल टू में रो L अपॉन में A। ये हमारे पास रजिस्टिविटी के केस में फॉर्मूला आ जाएगा। तो मीन्स इट फ्लोज द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इफ रो इज इक्वल टू में M अपॉन में एन ई स्केयर टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस। इट इज़ एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कोई भी मटेरियल है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, मीन्स कितनी अपने अंदर से पास होने दे सकता है, उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। इट इज़ थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मीन्स अगर हम बात करते हैं इसको हम डिनोट करते हैं जी से 1 अपॉन में आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस इज पर ओम, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं ओम, और जब हम इसको लेकर के जाएंगे ऊपर पावर क्या हो जाएगी? माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। तो 1 अपॉन में रो के इक्वल होगी कंडक्टिविटी। और अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। और जब हम पावर इसको वैल्यू को ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमारे पास एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? पर ओम पर मीटर।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द टोटल वर्क डन by the source of EMF in maintaining the electric current in the circuit for a given time is called electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या चीज़ है? ये टोटल वर्क डन होता है बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। कब? ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट के अंदर उसको मेंटेन करके रखता है फॉर अ गिवन टाइम, एक टाइम पीरियड के लिए, उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मीन्स P इज इक्वल टू में W अपॉन में T। W क्या है? वर्क डन। जब हम EMF अप्लाई करेंगे सर्किट के ऊपर तो वर्क डन होगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो W इज़ द वर्क डन एंड T इज़ द टाइम पीरियड। तो P की वैल्यू होगी हमारे पास W अपॉन में T। अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ द पावर इज़ वाट, और 1 किलोवाट हावर किसके इक्वल होती है वैल्यू? 1 किलोवाट हावर। किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे मीन्स 10⁻³ आ जाएगा, या फिर अगर हम बात करते हैं 1000 वाट, और हार इंटू में हार आ जाएगा। और 1 घंटे के अंदर 1 हार के अंदर सेकंड कितने होते हैं? 60 × 60, तो 10⁻³ इंटू में 60 × 60, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 10⁻³ इंटू में 3600 मीन्स 3600 सेकेंड हो गए यहाँ पर। और फिर लास्ट में हम इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, क्योंकि यहाँ पर 10⁻³ है हमारे पास और यहाँ पर 2 जीरो है तो 10⁻² हो जाएगा। लेकिन हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक पावर और इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, मीन्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। अगर हम ईएमएफ की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या चीज़ है? जैसे हमारे पास कोई सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल, उसको हम सर्किट के अंदर नहीं लगाते, मीन्स सर्किट हमारे पास ओपन रहेगा, तो उस टाइम पर हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसा यूनिट होती है ईएमएफ की वोल्ट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल r। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये प्रोड्यूस होता है, ऑफर होता है किसके कारण? इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है। तो उन इलेक्ट्रोलाइट के कारण रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ सेल in a closed circuit is called terminal potential difference. It is denoted by V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के केस में क्या होगा कि जो सर्किट है, जो सेल होगा सर्किट के अंदर, वो करंट पास करेगा, मीन्स सर्किट क्लोज हो जाएगा और उसकी वजह से पूरे सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कहेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे पास ये डायग्राम है, एक सर्किट डायग्राम। इसमें अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास सेल है, ये की है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल r, जो सेल है हमारे पास। तो लेट अस कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड to an external resistance capital R and one way key as shown in figure. Now close the key, the current will flow through the circuit। जब हम की को क्लोज कर देंगे
इसकी को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन सीरीज। अगर हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में हैं, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? देन द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आर प्लस आर। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट इन द सर्किट इज आई इज इक्वल टू में ई अपॉन में आर प्लस आर, क्योंकि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर, तो यहाँ से आई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बात करते हैं द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल दैट सेंड्स करंट आई थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, आई करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? V की वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू में आई आर। इट इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर है, तो इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V इज इक्वल टू में E अपॉन में R प्लस आर इंटू में कैपिटल R। और इस रिलेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R प्लस आर इज इक्वल टू में E अपॉन में V इंटू में कैपिटल R। और हमने बात करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस की, मीन स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेफ्ट साइड से कैपिटल R को हम ले जाएंगे राइट साइड में, और यहाँ जैसे इसको राइट साइड में लेकर के जाएंगे R कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और इस तरह से हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू में E अपॉन में V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। कि कलर कोडिंग होती है, उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि रेजिस्टेंस किसी रजिस्टर की कितनी वैल्यू होगी। अ कलर कोड इज यूज टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी। तो रजिस्टर कलर कोड की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें टेबल की बात करते हैं, इस टेबल में कलर कौन सा है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटर्स एज एन ऐड टू मेमोरी, कि किस तरह से हम बात करते हैं कि सिंबल किस कलर के लिए क्या दे रहे हैं। उसके बाद हम नंबर की बात करेंगे, फिर मल्टीप्लायर, फिर कलर और फिर टॉलरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कलर है हमारे पास, सबसे पहले आएगा ब्लैक। ब्लैक को हम B से डिनोट करेंगे, ब्राउन को B से, रेड को R से, ऑरेंज O, येलो Y, ग्रीन G, ब्लू B, वॉयलेट V, ग्रे G, वाइट W। और उसके बाद नंबर हैं इनके सीरीज में 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9। मल्टीप्लायर में हम क्या करेंगे, 10 की पावर, जो नंबर दिए हैं उसको 10 की पावर में रखेंगे। तो यहाँ पर 0 है तो 10 की पावर 0 आ जाएगी, यहाँ पर 1 है तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 10 की पावर 2 अप टू इस तरह से 10 की पावर 9। कलर ये टॉलरेंस के लिए होता है कि अगर हमारे पास गोल्ड कलर है लास्ट में कार्बन रजिस्टर के ऊपर तो टॉलरेंस होगी 5%, अगर सिल्वर है तो 10%, अगर कोई फोर्थ बैंड नहीं है तो टॉलरेंस हो जाएगी 20%। अब हमारे पास जो ये कलर हैं, इसको एक इजी तरीका है याद रखने का, ऐसे ये याद नहीं रहेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा कलर रहेगा। तो इसके लिए है एक सिंपल तरीका याद करने के लिए, B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। B फर्स्ट B के लिए 0, सेकंड के लिए 1, फिर हमारे पास आया रॉय, R के लिए 2, O के लिए 3, Y के लिए 4। इस तरह से हम इजीली बेसिस को याद कर सकते हैं, क्योंकि B का मीनिंग क्या है हमारे पास, ब्लैक, नेक्स्ट B का मीनिंग क्या है, ब्राउन, R का रेड, O का ऑरेंज, Y का येलो, ग्रेट में फर्स्ट लेटर क्या है, G का मीनिंग है ग्रीन, ब्रिटेन में फर्स्ट लेटर है B का मीनिंग है ब्लू, वेरी
फर्स्ट लेटर है वी, वी का मीनिंग है वॉयलेट। फिर नेक्स्ट में आ गया गुड, फर्स्ट लेटर है जी, जी का मीनिंग क्या है यहाँ पर ग्रे। और लास्ट में हमारे पास वाइफ, फर्स्ट लेटर है इसका डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वाइट। तो इसको इजी तरीका याद करने का यही है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ। इस तरह से हम कलर कोडिंग याद रख सकते हैं। इसमें हमें एक एग्जांपल लेंगे कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है, इसमें 4 लेयर हैं, 4 कलर बैंड हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट लेयर क्या शो करती है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को। जो सेकंड कलर है वो शो करेगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को। थर्ड जो कलर बैंड होगा वो शो करेगा डेसिमल मल्टीप्लायर कि 10 की पावर कितनी है। और लास्ट जो कलर बैंड है वो शो करता है टॉलरेंस को। तो ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास ये एक डायग्राम है, फिगर है। फिगर में क्या शो हो रहा है, द कलर्स ऑफ द 4 बैंड्स आर येलो, वॉयलेट, ब्राउन एंड गोल्ड। फर्स्ट कलर है हमारे पास येलो, सेकंड है वॉयलेट, थर्ड है हमारे पास ब्राउन, और लास्ट में जो कलर बैंड है उसका कलर है गोल्ड। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट कलर है येलो, येलो का नंबर है 4। वॉयलेट की बात करते हैं, वॉयलेट का नंबर है 7, और ब्राउन का नंबर है 1, और गोल्ड, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितनी है, ±5%। तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को एज इट इज़ लिखेंगे हम 4। वॉयलेट कलर के लिए नंबर है 7, तो जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है उसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इनटू में जो थर्ड कलर होगा हमारे पास वो 10 की पावर में आएगा। तो इनटू में 10 की पावर, ब्राउन के लिए 1 है तो 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास 1 और ओम, प्लस माइनस गोल्ड के लिए टॉलरेंस है हमारे पास 5%, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ±5%। और इस तरह से हमारे पास किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। थैंक यू।